हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग के पेपर 1 का जो जीएनएसएस वाला पोर्शन है इसको रिवाइज करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जीएनएसएस सिस्टम आर, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो एंड ऑल ऑफ द अबव। इन सब का आंसर आप सब जो है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और अगर आप सबको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो ये तीनों ही टाइप ऑफ जीएनएसएस सिस्टम है। जो मेजर वर्ल्ड के जीएनएसएस सिस्टम है यहाँ पे उसकी लिस्ट दी हुई है, जो कि है जीपीएस, ग्लोनास, बिडू, गैलीलियो और नाविक। जीपीएस जो है इसे यूएसए ओन करता है, और ग्लोनास जो है ये रशिया का एक जीएनएसएस सिस्टम है। बिडू जो है ये चाइना का जीएनएसएस सिस्टम है। गैलीलियो जो है ये यूरोपियन यूनियन का जीएनएसएस सिस्टम है। और नाविक जो है ये इंडिया का जीएनएसएस सिस्टम है। और जीपीएस जो है ये L1 और L2 सिग्नल्स जो है जीपीएस की फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कराता है। ग्लोनास जो है रशिया का जीएनएसएस सिस्टम, ये एसपी के नाम से फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कराता है, जो कि 1.602 गीगाहर्ट्ज और 1.246 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज हैं। बिडू जो है चाइना की, ये B1, B12, B2 और B3 फ्रीक्वेंसी जो है जीपीएस की प्रोवाइड कराता है। गैलीलियो जो है यूरोपियन यूनियन की, ये E5A, E5B, E6, E2, L1 और E11 ये फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कराता है। और इंडिया के नाविक जो है ये L5 बैंड और S बैंड में फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कराता है। और जीपीएस जो है ये इसमें 32 सैटेलाइट्स हैं, पर एक बार में जो है 24 सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन काफी होती है सिग्नल प्रोवाइड कराने के लिए। ग्लोनास जो है ये 28 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन है। बिडू जो है ये 5 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का कॉम्बिनेशन है और 30 मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कॉम्बिनेशन है। गैलीलियो जो है ये 4 इन ऑर्बिट सैटेलाइट और 8 फुल ऑपरेशनल कैपेबल सैटेलाइट है। टोटल यहाँ पे 22 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स बजटेड है गैलीलियो सैटेलाइट में। और नाविक जो है इसके टोटल ऑर्बिट में 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ड्यूरिंग विच ईयर द प्रोजेक्ट ऑन जीपीएस वाज लॉन्च। जीपीएस प्रोजेक्ट जो है किस ईयर में लॉन्च हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1973 में जो है यूएसए ने जीपीएस को लॉन्च किया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस इज ऑपरेटेड बाय। तो जीपीएस जैसा कि अभी हमने पढ़ा यूएसए ने लॉन्च किया था, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अ रिसीवर एट जीपीएस कैलकुलेट्स द सेल्फ टाइम एंड पोजीशन बेसिंग ऑन द रिसीव डेटा फ्रॉम द डिफरेंट। जीपीएस के पास जो रिसीवर होता है वो अपना सेल्फ टाइम और पोजीशन जो है इन ऑप्शंस में से कौन से डेटा से रिसीव करता है, सेल्फ टाइम और पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट का डेटा जो है जीपीएस रिसीव करता है, उसी के बेसिस पे जो है जीपीएस के सेल्फ टाइम और पोजीशन की कैलकुलेशन होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज प्रेजेंट ऑन द सैटेलाइट ऑफ जीपीएस टू कंट्रीब्यूट द एक्यूरेट टाइम इंफॉर्मेशन। तो जहां टाइम की बात आ रही है वहां आप एटॉमिक क्लॉक, ऐसे आप जो है एग्जाम्स में प्रिडिक्ट कर सकते हो ऑप्शन से और क्वेश्चन को रिलेट करके। तो जीपीएस को जो है एक्यूरेट टाइम कैसे पता चलता है, उसमें सैटेलाइट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सैटेलाइट्स पे जो एटॉमिक क्लॉक लगे होते हैं ये जीपीएस को उनके एक्यूरेट टाइम के बारे में बताते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री डेवलप्ड ग्लोनास इन कंटेम्परेरी विद द जीपीएस। जीपीएस के आने के बाद जो है ग्लोनास जीएनएसएस सिस्टम आया था, तो वो किस कंट्री ने डेवलप किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशिया। रशिया ने ग्लोनास को जो है डेवलप किया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कंपास सैटेलाइट सिस्टम ऑफ नेविगेशन इज ऑपरेटेड अंडर विच गवर्नमेंट। तो C फॉर कंपास और C फॉर चाइनीज, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कंपास सैटेलाइट सिस्टम जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेट होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है द मैथमेटिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन जीपीएस। जीपीएस जो है कौन से मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्राइलेटरेशन। तो ट्राइलेटरेशन क्या होता है? ट्राइलेटरेशन होता है कि जब अर्थ सरफेस पे जो है आपकी लोकेशन का पता, जैसे स्पेस में 3 सैटेलाइट्स हैं, आपके
तीनों सैटेलाइट से आपकी डिस्टेंस जो है अलग अलग डिस्टेंस है, तो इन्हीं अलग अलग डिस्टेंस के बेसिस पे जो है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना ट्राइलेटरेशन कहलाता है। और जब ये 3 नोन पॉइंट्स हो तो 2D लोकेशन का पता चलता है, और जब 4 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन अवेलेबल हो तब 3D पोजीशन का पता चलता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द सैटेलाइट प्लेस्ड इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ जीपीएस अरेंज्ड इनटू डैश ऑर्बिटल आर सराउंडेड टू अर्थ। मतलब ये है कि जीपीएस का जो कॉन्स्टेलेशन है 24 सैटेलाइट्स का, उसको कितने ऑर्बिट्स में अरेंज किया गया है अर्थ के सराउंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6, क्योंकि अगर एक बार में हमको 4 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन मिलता है और टोटल 24 सैटेलाइट्स हैं, तो 6 इंटू 4 जब आप करेंगे तो 24 आएगा। हर एक ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट्स हैं, तो पूरे अर्थ सरफेस को अगर हम एक प्लेन पेपर पे देखें तो इसको टोटल जो है 6 ऑर्बिट्स में कवर किया गया है, जिसमें हर एक सिंगल ऑर्बिट में जो है 4 सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द सैटेलाइट मेंट फॉर जीपीएस ऑर्बिट्स इन, जो जीपीएस सैटेलाइट है वो कौन से ऑर्बिट के लिए बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है इसका ऑल्टीट्यूड अर्थ सरफेस से 10,000 to 20,000 किलोमीटर के बीच में होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अ डिवाइस ऑल्टीट्यूड कैन बी मेजर्ड यूजिंग डैश सैटेलाइट। एक जो डिवाइस है उसका ऑल्टीट्यूड भी मेजर हो जाए उसके लिए कितने सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन की जरूरत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4, क्योंकि अगर आपके पास 4 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन होगा तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, तब आपको जो है आपकी 3D पोजीशन का पता चलेगा। एक्स, वाई और जेड इंफॉर्मेशन भी जो है आपको उस लोकेशन की पता चलेगी। तो जहाँ पे ऑल्टीट्यूड की बात की जाए वहां पे 4 सैटेलाइट्स के कॉन्स्टेलेशन का होना जरूरी है, तभी 3D पोजीशन का पता चलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर 2D पोजीशन, दैट इज द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जैसा कि अभी हमने बात कर ली, इसका आंसर सबको पता चल गया होगा कि जब हम 2D पोजीशन की बात कर रहे हैं तो बस 3 सैटेलाइट्स का अगर कॉन्स्टेलेशन है तो आपको जो है आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू तो पता चल जाएगी, पर ऑल्टीट्यूड नहीं पता चल पाएगा आपको। तो जहाँ पे 3 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन हो वहां 2D पोजिशनिंग, और जहाँ 4 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन हो वहां 3D पोजिशनिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द सेगमेंट्स प्रेजेंट्स इन जीपीएस आर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से सेगमेंट हैं जो जीपीएस के अंडर में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जीपीएस सेगमेंट जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट, जिसको यहाँ यूजर इक्विपमेंट के जैसे लिखा गया, पर ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम सैटेलाइट के सेगमेंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ें तो जीपीएस के यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन जो होते हैं 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं, ग्राउंड सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। जिसमें जो ग्राउंड सेगमेंट होता है ये रेफरेंस स्टेशन, मास्टर स्टेशन और अपलिंक स्टेशन 3 पार्ट में बटा होता है। जिसमें जो रेफरेंस स्टेशन है इसका काम क्या होता है कि ये जीएनएसएस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो उनसे सिग्नल्स रिसीव करता है और उस डेटा को डिकोड करके मास्टर स्टेशन को सेंड करता है। ये मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है कि रेफरेंस स्टेशन का क्या काम है या मास्टर स्टेशन का क्या काम है। तो ये सीरीज जो आपको पता होनी चाहिए कि रेफरेंस स्टेशन के पास पहले डेटा आता है, फिर वो डेटा को डिकोड करके मास्टर स्टेशन के पास सेंड करता है। इसके बाद अगला स्टेप जो है मास्टर स्टेशन का होता है। मास्टर स्टेशन क्या करता है, इस डेटा को प्रोसेस करता है जो कि रेफरेंस स्टेशन से उसको मिलता है। उसके बाद उस डेटा में जो भी करेक्शन होते हैं, करेक्शन मैसेजेस जनरेट करता है और उस करेक्शन मैसेज को अपलिंक स्टेशन के पास भेजता है। जैसा कि इसके नाम में अपलिंक है तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि अपलिंक स्टेशन का क्या काम है। यहाँ पे अपलिंक बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर स्पेस से रिलेट किया जा रहा है। तो अपलिंक स्टेशन को जो करेक्टेड मैसेज मिलता है मास्टर स्टेशन से, अपलिंक स्टेशन क्या करता है उसको ट्रांसमिट कर देता है वापस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के पास। इसके बाद यहाँ पे फिर अगला सेगमेंट जो है स्पेस सेगमेंट, उसका रोल आता है। तो स्पेस सेगमेंट क्या करता है, ये करेक्शन मैसेजेस जो है ग्राउंड स्टेशन से रिसीव होते हैं उसको रीब्रॉडकास्ट करता है, करेक्शन के बाद उसको रीब्रॉडकास्ट करता है और यूजर सेगमेंट को उसके बाद करेक्टेड सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है वो यूजर सेगमेंट का होता है, जिसमें जो है यूजर सेगमेंट को डिफरेंट तरीकों से अपनी पोजीशन का, लोकेशन का, टाइमिंग का, नेविगेशन का पता चलते रहता है जीपीएस के थ्रू। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि AFSCN स्टैंड्स फॉर। AFSCN का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एयरफोर्स सैटेलाइट कंट्रोल नेटवर्क। AFSCN जो है ये जीपीएस में इंस्टॉल रहता है और ट्रैकिंग में ये इंस्ट्रूमेंट जो है हेल्प करता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश मेथड इज यूज्ड इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फॉर द सर्वेइंग पॉइंट। अब हम लोग सर्वे की बात कर रहे हैं, आप कहीं पे सर्वे कर रहे हैं और आपको किसी लोकेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसके लिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मेथड जो है सबसे ज्यादा सही रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, जिसको शॉर्ट में हम कोस भी बोलते हैं, CORS। कोस का डेटा जो होता है ये परमानेंट किसी लोकेशन पे स्टैब्लिश किया जाता है और वो कंटिन्यूअस इस जगह के लिए जो सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करता है और उस जगह के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता है। तो ऐसे ही अगर हम सर्वे टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 सर्वे टाइप्स के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला टाइप जो है रियल टाइम काइनेमेटिक RTK की बात कर रहे हैं, दूसरा जो है पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक PPK, तीसरा मेथड जो है रैपिड स्टैटिक मेथड, चौथा मेथड जो है स्टैटिक और पांचवा मेथड जो है कंटिन्यूअस। तो RTK मेथड क्या होता है, इसमें रियल टाइम में जो है प्रोसेसिंग होते रहती है, एक बेस स्टेशन होता है और उसके साथ में मूविंग रोवर स्टेशंस होते हैं जो डिफरेंट लोकेशन के कोऑर्डिनेट कलेक्ट करते रहते हैं। पर इसमें क्या होता है कि रियल टाइम में जो है बेस स्टेशन से रोवर स्टेशन कनेक्टेड होता है और रियल टाइम में इसके कोऑर्डिनेट्स की करेक्शन होते रहती है बेस स्टेशन के रेफरेंस में। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो है थोड़ा इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट ज्यादा आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट थोड़े हैवी हो जाते हैं, रेडियो कनेक्शन का एक ज्यादा एक्स्ट्रा लोड आ जाता है रियल टाइम काइनेमेटिक सिस्टम में। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक। इसमें भी सेम ही RTK मेथड के जैसे एक बेस स्टेशन होता है और एक रोवर स्टेशन होता है, पर ये दोनों जो है फील्ड पे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। बाद में इनकी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, फील्ड से जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है डेटा को करेक्ट किया जाता है, तो वो पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड हो जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो है प्रोसेसिंग के लिए वेट करना होगा, डेटा आपका करेक्ट है नहीं करेक्ट है, इसके लिए आपको जब तक सॉफ्टवेयर में डेटा डाल के उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आपको डेटा अवेलेबल नहीं होगा। अगला मेथड जो है ये है रैपिड स्टैटिक मेथड। तो रैपिड स्टैटिक मेथड क्या होता है कि इसमें इक्विपमेंट का एक्सपेंस थोड़ा कम होता है PPK के कंपैरिजन में और इसमें लोकल बेस स्टेशन नेसेसरी नहीं होता है। पर इसमें क्या होता है कि आपको जो है लॉन्गर टाइम के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टैब्लिश करके रखना होता है ताकि आपकी जो है एक्यूरेसी थोड़ी बेटर आ सके। पर इसकी एक्यूरेसी फिर भी जो है क्योंकि बेस स्टेशन नहीं होता, कोई करेक्शन का जरिया नहीं है, तो RTK और PPK से कम होती है इसकी एक्यूरेसी। इसके बाद अगला जो मेथड है वो है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड जो ये रैपिड स्टैटिक से थोड़ा ज्यादा बेटर होता है और इसमें भी जो है लेस इक्विपमेंट नीडेड होते हैं RTK और PPK के कंपैरिजन में। पर स्टैटिक मेथड में जो है ज्यादा देर के लिए लॉन्ग ऑक्यूपेशन टाइम हो जाता है, लगभग 6 घंटे के लिए आपको एक पूरा दिन के लिए इंस्ट्रूमेंट को लगा के रखना पड़ता है ताकि आपकी RTK और PPK के कंपैरिजन में जो है एक्यूरेसी आ पाए। इसके बाद जो अगला मेथड है कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस जैसा कि अभी हमने बताया था कोर्स के बारे में, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन होते हैं जो कि परमानेंटली एक पोजीशन पे फिक्स कर दिए जाते हैं, महीनों के लिए साल के लिए ये उस पोजीशन के लाइट लॉन्ग सैटेलाइट से कलेक्ट करते रहते हैं और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है सर्वेइंग का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि द कोड्स यूज्ड इन GPS आर, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से कोड्स हैं जो GPS में यूज किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ A एंड B। कोर्स एक्विजिशन कोड, प्रिसाइज कोड, ये दोनों है जो GPS से रिलेटेड है। इनके बारे में थोड़ी और अगर बात करें तो GPS जो है ये 2 टाइप के सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है, L1 और L2। L1 सिग्नल जो है ये कॉम्बिनेशन होता है CA कोड का और P कोड का और नेविगेशन सिस्टम डेटा का भी। तो इसमें जो CA कोड होता है ये सिविलियन के लिए यूज होता है, मतलब नॉर्मल हमारे आपके जैसे लोग जो है CA कोड को इस्तेमाल करते हैं। पर इसका जो P कोड होता है ये हाईली एक्यूरेट होता है और मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। और L1 सिग्नल जो है ये ओल्डेस्ट GPS सिग्नल है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 15,075.42 मेगाहर्ट्ज है। ये एग्जाम में आ सकता है L1 की फ्रीक्वेंसी, L2 की फ्रीक्वेंसी, और ये सबसे चीपेस्ट GPS यूनिट है। इसके बाद जो L2 फ्रीक्वेंसी ये L1 के बाद इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके पास भी जो है मिलिट्री कोड और सिविलियन यूज कोड है। L2 की फ्रीक्वेंसी जो है 1227.60 मेगाहर्ट्ज है और ये L1 से फास्टर है। L1 की एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे जो है L1 की एक्यूरेसी बेटर नहीं होती है। पर L2 को उसी के ओवरकम में लाया गया कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्स्टेकल है, तो वहां पे भी जो है आपको सिग्नल्स मिल सके। इसके बाद जो तीसरा सिग्नल टाइप है वो L5 है जो कि 1176 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है।
ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है जीएनएसएस सिग्नल का, और इसका इस्तेमाल जो है यूज फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन और अदर जो भी डिमांडिंग एप्लीकेशन होंगी एविएशन में, जहां एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन की बात की जाएगी वहां पे यूज किया जाएगा इन सिग्नल्स का। और पी कोड के बारे में हमने जैसा बात किया, पी कोड जो है ये मिलिट्री पर्पस से यूज होता है। तो पी कोड को जो है और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए, अनऑथराइज्ड यूजर से बचाने के लिए उसको भी एनक्रिप्ट किया गया, मॉड्यूलेट किया गया उसको डब्ल्यू कोड के साथ, और मॉड्यूलेट करने के बाद जो है डब्ल्यू कोड के साथ इसको एक नया कोड वाई कोड बनाया गया। तो ये जो एनक्रिप्टेड सिग्नल है इसको पीवाई कोड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जहाँ पे जो है कौन कौन से सिग्नल्स हैं L1 के साथ सी कोड, पी कोड, L2 के साथ पी कोड, और इन सारे सिग्नल्स के लेंथ, चिप रेट, बिट रेट, सिंबल रेट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी बैंड कौन कौन सी है, मॉड्यूलेशन क्या है, बैंड विड्थ क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो आप सब, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप सब इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि कौन सा सिग्नल जो है कितने मेगाहर्ट्ज का है या क्या बिट रेट है उसकी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि विच रिसीवर्स कीप ट्रैक ऑफ बोथ द जीपीएस कोड, जो सीए कोड है और पी कोड है, प्रीसीजन पोजिशनिंग सर्विस और स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। तो कौन सा सर्विस है जो दोनों पे ट्रैक रख सकता है? तो ये जो प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस है ये दोनों पे ही ट्रैक रख सकता है, सीए पे और पी पे। पर यही इसका ऑपोजिट जो स्टैंडर्ड सर्विस है ये बस सीए कोड पे ही नजर रख सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर शिफ्ट यूज्ड इन जीपीएस टू मेजर। डॉपलर शिफ्ट का जो प्रिंसिपल है, जैसे कि मैंने बताया हुआ अपने पहले लेक्चर्स में, डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, जब जैसे कोई एयरक्राफ्ट है या सैटेलाइट है वो मूव करते हुए सिग्नल सेंड कर रहा है अर्थ सरफेस तक, तो वहां पे एक शिफ्ट आता है इनकमिंग और आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी में। तो उस प्रिंसिपल का यूज जीपीएस में क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? उसका यूज जो है स्पीड मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्पीड होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जीपीएस यूज्ड टू अप्रोच प्रिसीजन इन द मिलिट्री एप्लीकेशन इज नोन एज। जीपीएस का जो प्रिसाइज वर्जन है जो मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर आप सब ने क्या पढ़ा है और क्या सोचा है अभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीजीपीएस। मिलिट्री टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है कि मिलिट्री है तो इसके लिए कुछ और यूज होता होगा, प्रिसीजन के लिए एमजीपीएस नहीं लगा देना है कि एम फॉर मिलिट्री और जीपीएस। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो डीजीपीएस ही होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री हैज द एक्यूरेट जीपीएस इन कंपैरिजन टू ऑल द रीजनल जीपीएस लॉन्च। जितने भी जीएनएसएस सिस्टम लॉन्च हुए पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा सिस्टम है, किस कंट्री का? तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो है यूएसए का जीपीएस सिस्टम है। तो इसी के साथ जो है आज का एमसीक्यू सीरीज जीपीएस के लिए जो हमने किया था ये खत्म होता है, और आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सब प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सबको ये सीरीज कैसी लगी। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।